अब आपको मैं अपना कुछ लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो जब मैं 12th पास किया था तो 12th 84% से पास किया था। तो उस समय मेरा एम जो था वो डॉक्टर बनने का था। ये 2005 की बात। तो मैं अपने पेरेंट्स से बात की कि आई वांट टू गो टू ए कोचिंग इन ऑर्डर टू परस्यू माई प्रिपरेशन। तो मेरे पेरेंट ने कहा कि आई एम नॉट फाइनेंशियली एबल टू सेंड यू टू एनी कोचिंग, बेटर इट इज़ इन दिल्ली और बेटर इज़ इन कोटा। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि इतना पैसा नहीं मेरे पास कि हम तुमको कोचिंग भेज सकें। तो ठीक है, बच्चा थे, बहुत बुरा लगता है आपको, और आपका एम है और आसपास के सारे लड़के आपको ये कहते हैं कि बिना बाहर गए हुए, कोटा दिल्ली गए हुए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो एम तो आप बना लिए मेडिकल का, और आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। आप अपने स्कूल टॉपर रह चुके हैं, मोर देन 90% इन 10th और 84% इन 12th एक मैथ्स बार। तो आप इतने ख़राब स्टूडेंट तो है नहीं, और इसलिए आप मेडिकल तो निकाल ही सकते हैं। तो और आसपास से आप ये सीख चुके थे कि जब तक आप कोचिंग ही नहीं जाइएगा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो फिर वही हुआ कि हम अपने पेरेंट्स से बोलने लगे कि जब तक हमको कोचिंग जाना है, और पेरेंट बोले कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम तुमको कोचिंग भेज सकें। ये 2005 की बात होगी। तो ठीक, फिर उसके बाद हम घर पे ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रिपरेशन तो करना ही है आपको। उस एक साल में बस यही हुआ ना कि मेरा फिज़िक्स अच्छा हुआ है। और जब हम AIPMT का PT दिए तो उसमें फिज़िक्स में 50 में से 47 क्वेश्चंस आई हैव सॉल्व, एंड शायद उस 45 में से 45-40 सही भी था, या 47 ही सही था 50 में। लेकिन आपको हम बताएं कि शायद उस पर कट ऑफ 96 या 99 रहा होगा, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मिला के अगले 50 क्वेश्चन भी हम सही नहीं कर पाए थे। तो उसमें एक प्रॉब्लम ये हुआ था ना कि 3 घंटे में हम पूरा क्वेश्चन टच भी नहीं कर पाए थे। शायद लास्ट के 20 या 21 क्वेश्चन मेरे अनटच रह गए थे। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है मेरे सिलेक्शन नहीं होने का, या जो भी रीज़न हो। मतलब हम सिलेक्टेड PT भी नहीं निकल पाए, इस बात के बावजूद कि 50 में से 47 क्वेश्चन हम फिज़िक्स में सॉल्व कर लिए थे। तो आप यहाँ पे ये बात सीख सकते हैं कि मतलब एक सब्जेक्ट से आपका सिलेक्शन नहीं होता कि आप फिज़िक्स से 50 सॉल्व भी कर लिए, पर केमिस्ट्री बायो से अगर आप नहीं कवर कर पा रहे हैं तो फिर आप सिलेक्टेड नहीं होंगे। वही मेरे साथ हुआ। हम फिज़िक्स में शायद मैक्सिमम टाइम दे दिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन शायद हमको बनने वाला लगा। तो फिज़िक्स में तो हम 47 सॉल्व कर लिए, पर हुआ कि लास्ट के 21 क्वेश्चन मेरे छूट गए, और बायोलॉजी केमिस्ट्री मिलाकर अगले 50 या 52 क्वेश्चन भी हम कलेक्ट नहीं कर पाए, तो हम सिलेक्टेड नहीं हुए। ठीक, फर्स्ट मिस्टेक। या आप इसको ये कहिए कि हम पूरे साल फिज़िक्स में ही शायद ज़्यादा ध्यान दे दिए और बायोलॉजी केमिस्ट्री पे ध्यान नहीं दिए। या तीसरी बात ये कहिए कि नंबर जो प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना था वो हम नहीं किए, प्रीवियस ईयर पेपर्स और या जो प्रैक्टिस पेपर्स। उस समय एक कोचिंग मतलब एक टेस्ट सीरीज में ज्वाइन किए थे, तो उस टेस्ट सीरीज़ के साथ ये प्रॉब्लम था कि उस टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चन थे बहुत हाई फाई आया करते थे, बिल्कुल बिल्कुल आउट ऑफ रेंज थे। मतलब वो क्वेश्चंस ना पूछे जाते थे ना उनका कोई यूज़ था, और हम सारे मेडिकल एग्जाम दिए हुए उसमें कभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं थे। पर उस कोचिंग का इतना नाम था उस ज़माने में कि नाम के अनुसार हम उसका पैकेज ले लिए, और जाके पटना में मेरा सेंटर रहता था, जाके टेस्ट सीरीज़ के सारे एग्जाम्स दिया करते थे। पर मेरा परफॉर्मेंस भी टेस्ट में बहुत पुअर होता था, मतलब उतना मेरा किसी मेडिकल एग्जाम में भी एग्जाम पुअर नहीं होगा। तो एक तो हम उससे कॉन्फिडेंस पे मेरा लेवल बहुत गिर गया था, और वो जो क्वेश्चन था वो बिना यूज़ का था, और उसका सिलेबस कवर जो हम करते थे ना उससे कहीं हमको मेडिकल में कहीं सिलेक्शन नहीं होने वाला था, क्योंकि उसका जो पैकेज था पता नहीं वो किस स्टेट मेडिकल एग्ज़ाम के लिए कौन था, या पता नहीं, पर AIPMT के लिए तो नहीं था। उसका शायद पूरा सबके लिए कॉमन सिलेबस होता था, तो उससे नुकसान का नुकसान ही हुआ। तो ये मेरा ये भी मिस्टेक था मेरा कि जो हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे बिल्कुल गलत किए थे। NCERT पे फोकस होना चाहिए था, वो फोकस नहीं था मेरा। और जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे उसका सिलेबस बिल्कुल मेरे AIPMT से मैच नहीं करता था, और जो हम टेस्ट देते थे उसके क्वेश्चन से बिल्कुल AIPMT से मैच नहीं करते थे, और उससे मेरा कॉन्फिडेंस गिरता ही था, और उसमें हमको मार्क्स बहुत पुअर आता था, जितना से मेरे कैपिटल के किसी एग्जाम में इतना ख़राब मार्क्स नहीं आया। उसके बाद ये प्रॉब्लम के साथ केमिस्ट्री बायो पे हम ध्यान नहीं देते थे, और उसका पैकेज का जो बुक्स पढ़ते थे वो इतने टफ होते थे, और मतलब कि उसको पढ़ के मतलब मेरा मतलब बायोलॉजी में कॉन्फिडेंस बढ़ने के बजाय और वीक होता था, और हमको लगता था कि और जितना टफ होता था तो उसको हम बार बार पढ़ना चाहते थे, मेरा टाइम मिस यूज होता था। और सिलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उस पोर्शन को मजबूत करें जो आपका स्ट्रॉन्ग हो, और अपने स्ट्रॉन्गर पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करते हो। और हम उसमें टाइम क्या बर्बाद कर रहे थे कि जो चीज़ हमको नहीं आ रही थी उसी में मैक्सिमम टाइम दे देते थे सीखने की वजह से, और उससे का कोई यूज़ नहीं, क्योंकि उससे तो कोई क्वेश्चन आ रहा नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ा वीक पॉइंट था मेरा। तो वही एक गलत सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए, उसका सिलेबस कवर करने में जो कि मेरे रेंज से बिल्कुल अलग था, उससे हमको फ़ायदा भी नहीं हो रहा था,
और मतलब जो क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने IPMT में उससे कोई रिलेटेड भी नहीं था, और उस टेस्ट में भी हमको इतना पुअर मार्क्स आता था कि हम लेस कॉन्फिडेंट होते जा रहे थे। दूसरा, बायोलॉजी केमिस्ट्री पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे, और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बिल्कुल फोकस नहीं था, बस हम पढ़ते जा रहे थे, और जो क्वेश्चंस में कमांड होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं ढंग का था। और फिजिक्स पूरा साल लगभग फिजिक्स पे दिए, तो फिजिक्स का नतीजा हुआ कि 50 और 47 तो हम बना भी लिए, लेकिन ओवरऑल बहुत नेगेटिव। मतलब अगले दोनों में 50 क्वेश्चन भी पूरा नहीं कर पा के हम PT भी निकाल नहीं पाए। फिर 2006 है, माँ बाप देखे कि उनको उनके पास पैसा जमा किए, हिम्मत की, वो हमको कोटा भेज दी। कोटा गया, कोटा मजबूर, पेरेंट इतना खर्च करके आपको भेज रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है आप बहुत बूस्टेड हैं, और हम उस तरह के बच्चे थे जो 24 आवर्स पढ़ने वाले। तो सीधे फिर से कोचिंग शुरू हो गया। तलवंडी में हम रहते थे, मेरा एक दोस्त था, उसका छोटा भाई पहले से रूम लेकर रहता था, हम उसके साथ ही रहने लगे, सब कुछ वहीं हुआ। थोड़ा दूरी था, लेकिन हम वहीं से पैदल जाते, दूरी जरूर था, आधा घंटा पहले निकलना पड़ता होगा। अब 6 साढ़े 6 में से क्लासेस होते थे, तो हम 6 बजे अंधेरे में ही निकल जाया करते थे। जाड़े का टाइम को बता रहे हैं, गर्मी में तो वाइट उजला हो ही जाता था, और बहुत सुबह हम निकल जाया करते थे। और फिर शाम में 1:30 बजे से क्लासेस ख़त्म होते थे, तो आते आते 2 सवा 2 ढाई हो जाता था। फिर खाते पीते थे, फिर थोड़ा सा 1 आध घंटा सोते थे, और उस समय से लेकर पूरे रात तक पढ़ते थे, और लगभग मैक्सिमम रातें हमको नींद नहीं आती थी, तो लगभग हर रात 2-3 बजे तक हम पढ़ते थे। मतलब आप सोचिए कि हम सोते ही नहीं थे। और ये 6 महीना 8 महीना जो मेरा रहा, उसमें बिल्कुल सिर्फ हम पढ़ते ही पढ़ते थे, दिन भर पढ़ते थे। और वहाँ बहुत रेप्यूटेड है, मतलब वो बेस्ट कोचिंग है आज भी देश में मेडिकल के लिए, तो उस कोचिंग के टॉप 100 में मेरा नंबर भी आता था। ऐसा नहीं है, वहाँ मेरा परफॉर्मेंस टॉप 100 मेरा नाम भी 2 बार आया था। तो ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त मेहनत, पूरी रात, कभी रात में हम सोते नहीं थे, पूरे दिन पूरे रात। मतलब आज भी मेरे लिए यादगार है कि हम कितनी मेहनत वहाँ की है। खाना पीना नहीं, और हेल्थ तो मेरा एकदम ख़त्म हो चुका था, एकदम ख़त्म। इंडाइजेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, डाइजेशन प्रॉब्लम जो था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, एकदम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, सिवियर कॉन्स्टिपेशन, बहुत ज़्यादा दिक्कत। और उसमें पढ़ते जा रहे, कभी रात में नींद नहीं आता, दिन भर पढ़ते थे, दिन भर पढ़ते रहते थे, पढ़ते गए। उस कोचिंग का भी ये प्रॉब्लम था कि वो मेन जो स्टेट में था ना, उसी के मेडिकल एग्ज़ाम के लिए उसका बेसिस है, वो भी AIPMT के लिए 100% नहीं था। पर अब हम क्या दोस्त, देखो कि बच्चे तो उसी को पढ़ के रैंकर्स बनते हैं, और मेरे साथ क्या प्रॉब्लम था पता नहीं। अब शायद पता नहीं, वो बच्चे NCERT के साथ ज़्यादा फोकस करते होंगे, हम वहाँ रह के साथ NCERT पर कम फोकस करते थे, और उसी कोचिंग के मटेरियल के साथ ज़्यादा फोकस करते, जो कि AIPMT के साथ उतना क्लोज नहीं था। जो AIPMT के लिए कंडीशंस था वो उससे पूरा नहीं होता था। तो फिर उसका नतीजा दिखा, हम PT दिए, और PT में लगभग 200 या 198 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। गलत होने के बावजूद भी मेरा 136 140 के सॉल्व सही हुआ होगा सर, 130 के राउंड से, और हम बहुत आसानी से PT निकल गए। इवन एक फ्रेंड जिसके साथ पटना में रुके, तो वो बोला कि जिस समय तुम एग्ज़ाम दे के आए थे, तभी तुमको देख के लग गया था कि तुम PT निकाल दो। PT हो गई उस समय, इट्स नॉट ए गुड थिंग, बैड थिंग। PT निकालना भी बहुत बड़ी बात थी, निकाल देंगे। और BCEC का तो PT हर साल मेरा निकलता ही था। तो फिर उसके बाद मेंस आया, तो मेंस में मेरे से क्या प्रॉब्लम है, हम ओवर कॉन्फिडेंट टाइप के लड़के जो केयर बिल्कुल नहीं करता, वो गया सोचा कि ठीक है, मतलब अगर आप मेंस का पेपर दे रहे हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबल होकर पेपर देना पड़ता है। मतलब आप सारे आंसर्स को बताया गया था मतलब कोचिंग में कि आपको नीट एंड क्लीन लिखना है, जितना ज़रूरत है उतना ही वर्ड्स यूज़ करने हैं, जो डायग्राम लिख रहे हैं उसके नीचे प्रॉपर नाम लिखिए, और कॉपी को बिल्कुल साफ़ सुथरा और ढंग से लिखिए लगे। और हम बिल्कुल केयरलेस टाइप के स्टूडेंट, वो केयरलेसनेस मैंने आज भी कॉपीज़ में आपको दिख सकता है। तो एकेडमिक मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम में मेरा कई बार बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है। उसका रीज़न यही है कि हम जो राइटिंग है उसमें बिल्कुल इरिस्पॉन्सिबल की तरह लिखते हैं, पूरा केयरलेस की तरह। तो ढंग से नीट एंड क्लीन कॉपी नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में जैसे तैसे कॉपी लिख के देते, और उसका नतीजा ये हुआ कि मेंस में फाइनली सिलेक्टेड नहीं हुए, और मेरा रैंक बहुत पीछे है। ये भी नहीं कि रैंक आगे आया, हम सिलेक्टेड तो नहीं हुए, बल्कि बहुत, और इसका वजह सिर्फ था कि मेंस में इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर में। हो सकता है मेरे प्रिपरेशन में कमी, हम इस बात से डाउट नहीं करें, हो सकता है मेरे प्रिपरेशन में भी खराबी हो, लेकिन जो तरीका था ना मेरा बहुत ख़राब था। ओवर कॉन्फिडेंस तो अलग चीज़ है, और जो कॉपी के साथ हम बिहेवियर था ना बहुत गंदी था। तो हम ये सब चीज़ शेयर कर रहे हैं कि आप सीखिए कि आप कितना भी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं, आपका रिवीजन ढंग से, आपको कॉन्फिडेंस अंडर लिमिट होना चाहिए। आपको पता है कि हर चीज़ के प्रति आप रिस्पॉन्सिबल, आपको पता है आप किसी चीज़ को आसानी से नहीं ले सकते हैं। आपको मतलब ऐसा नहीं कि आप गए और जैसे तैसे भी करके आप सिलेक्टेड, ऐसा नहीं। आप चाहे कितने भी पढ़ाकू, आपको सब कुछ आता है, लेकिन कोई जोड़ी नहीं कि आप सक्सेस हो ही जाएगा, आप फेलियर हो जाएगी अगर आप ठीक से ध्यान नहीं देते। तो ये सब मिस्टेक मैंने खुद किया है। केयरलेस की तरह कॉपी, ध्यान नहीं देना, प्रॉपर रिवीजन नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंट रहना, एकदम रफली पूरा सिलेबस कवर करके जाना। कभी भी ये नहीं कि इतना ही पॉइंट कवर करके जाना, ऐसा नहीं। मतलब ये नहीं कि इतना पॉइंट है 60-70% सिलेबस कर पर उसका 100% रहे, ऐसा नहीं। बस पूरा सिलेबस कवर करना, पढ़ते जाना है। ये नहीं सोचना कि मतलब 70% ही और बेस्ट हो तुम्हारा, उसमें कोई भी क्वेश्चन है तुम सब, ऐसा नहीं। और पूरा रफली पूरा सिलेबस कवर करके जाइएगा आप,
तो सिंपल सा बात है कि आप 100% तो सारा पार्ट आपका कवर होगा नहीं। तो जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो नेचुरली आपको पता ही नहीं कि इसमें कौन सा क्वेश्चन छोड़े और कौन सा क्वेश्चन करें, क्योंकि आप तो पूरा पढ़ के आए, आप हमेशा इस कन्फ्यूजन में रहेंगे, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, उसका नतीजा होता है कि आप सेलेक्टेड नहीं होते। और 70% आएंगे तो आपको बिल्कुल पता होता है कि यही पार्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, हमको यही क्वेश्चन करना है, आप उसको अच्छे से करके आते हैं। तो ये सब बेसिक आपको ये लगेगा थोड़ा सा यार 70% कैसे, 70% वाले का ही सिलेक्शन होता है, क्योंकि उसको बस पता है यही और वही क्वेश्चन वो अच्छे से करके आता है। और जो 100%